सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं जैस्मीन मंजूर और आप देख रहे हैं प्रोग्राम बस बहुत हो गया। नाज़रीन, 2-3 अहम खबरें हैं। आपने अभी जो पैकेज देखा उस हवाले से सिंध में बड़ी डेवलपमेंट ये है कि जमात इस्लामी और उसके साथ साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के दरमियान एक मैं यही कहूँगी कि एक टग ऑफ वॉर चल रही है, लफ्जी गोलाबारी चल रही है। हाफिज़ नईम उर रहमान साहब जो कि ये कह रहे हैं कि जमात इस्लामी के पास पूरा मैंडेट है, पूरे नंबर्स हैं। वो ये भी कह रहे हैं उनको 3 लाख वोट पड़े और इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी उनसे ये मैंडेट छीनने की कोशिश कर रही है। लेकिन अगर उनके पास ये मैंडेट वाज़े तौर पर है और सीट्स पूरी हैं तो वो फिर अपने नंबर्स शो करें। मुझे ऐसे लगता है कि वो तहरीक इंसाफ के साथ शामिल होकर जो मेयरशिप के लिए कोशिश कर रहे हैं उसमें शायद कुछ लोग तहरीक इंसाफ के उनके साथ शामिल नहीं होना चाहते या हो नहीं रहे या उनकी तरफ से कोई क्लैरिटी नहीं है। तो बात अब यह है कि यह मामला भी अब सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करेगा। हम कोशिश करेंगे कि सिराजुल हक साहब से गुफ्तगू हो जाए इस बारे में और हमें पता चले कि यह मामला कैसे हल होगा। बहरहाल अब तक तो यही लगता है कि मुर्तज़ा वहाब जो पीपल्स पार्टी के कैंडिडेट हैं वो मेयर के लिए उन्होंने अपने कागज़ भी जमा करवा दिए हैं। तो अगर मामलात सुप्रीम कोर्ट में चले जाते हैं और खाली बल्दियाती इंतखाबात पे इतना शोर और गुल वावेला मच रहा है, आरओ के इलेक्शन है, मैंडेट छीन लिया है, मैंडेट लूट लिया है और मुल्क तोड़ने तक की अल्लाह माफ़ करे मिसालें दी जा रही हैं यहाँ पर एक बल्दियाती इंतखाबात में, तो आने वाले नेशनल इलेक्शंस जिसकी बात हम कर रहे हैं कि हो जाए टाइम पर और बहुत अच्छा होगा, उसमें पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज का कितना बड़ा वावेला होगा ये तो वक्त बताएगा और टर्नआउट क्या होगा ये भी वक्त बताएगा। 3 इंपॉर्टेंट गेस्ट हैं हमारे साथ, उनका मैं आपसे तारुफ करा दूंगी, लेकिन उससे पहले आपको बड़ी खबर देना चाहूंगी। नाज़रीन, जो आज की बड़ी खबर है ना वो जरा प्लीज आप लोग गौर से सुने, ओके, और एहतियात से सुनिएगा। समुद्री तूफान के हवाले से मैं आपको खबर दूंगी और इससे आपको कुछ एहतियात और कुछ तदबीर भी बताऊंगी, लेकिन इससे पहले कि पाकिस्तान और कराची की तरफ रुख करने वाला इस समुद्री तूफान पर मैं कुछ आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं। सिराजुल हक साहब अमीर जमात इस्लामी ने हमें ज्वाइन कर लिया और वक्त उनके पास कम है, पहले मैं उनसे गुफ्तगू कर लूंगी। सिराजुल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सिराजुल हक साहब बहुत बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। मुझे समझ नहीं आ रही कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी में मुलाकातें भी हुई, फिर जाहिर सी बात है मामला तय नहीं पाए और फिर आज यौम स्याह के तौर पर कहा गया कि मनाया गया। जो नईम उर रहमान साहब हैं उनकी मैंने बातें भी सुनी। तो पीपल्स पार्टी कह रही है मैंडेट हमारे पास है, हमने काम किया है, नशिस्तें हमारी हैं। आप कह रहे हैं मैंडेट आपके पास है, नशिस्तें आपकी हैं। क्लियर मेजॉरिटी किसके पास है? वो कहते हैं क्लियर मेजॉरिटी हमारे पास है, लेकिन आपको शायद तहरीक इंसाफ की हिमायत की जरूरत है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, पीपल्स पार्टी ने 3 लाख वोट लिए हैं शहर में अपनी मर्जी से, इसलिए कि पुलिस उनके साथ, इंतजामिया उनके साथ, आरओ ने उनको सपोर्ट किया, इलेक्शन कमीशन के तमाम तर हमले पर उनके असरात थे, उसके दबाव, उसके बावजूद इनको 3 लाख वोट। जमात इस्लामी को 5 लाख वोट मिले हैं और यहाँ शहर में दूसरे जमातों ने, खासकर पीटीआई ने भी सपोर्ट का ऐलान किया है। कुल 9 लाख वोट मांगते हैं। अब आप फैसला कर ले कि मैंडेट और 3 लाख है या मैंडेट 9 लाख है। अगर 9 लाख ज्यादा है और इसी का नाम मैंडेट है तो फिर मेयर कराची के जमहूर और लोगों का होना चाहिए। अगर 9 से 3 लाख आप ज्यादा समझते हैं तो इस साइंस को, टेक्नोलॉजी को कोई भी नहीं जानता। इसलिए मैं समझता हूँ कि हमें मेरिट पर बात करनी चाहिए और हम मेरिट का फेवर चाहते हैं और फन तारीफ को हम चाहते हैं कि तमाम वोटर्स को, जो चेयरमैन है, उनको आज़ादाना माहौल में आने का मौका दे, वोट इस्तेमाल करने का मौका दे। उन्होंने जिसके हक में फैसला किया, लेकिन वक्त से पहले लोगों को उठाना, गायब करना, दबाव डालना, खरीदना, ये मुनासिब तरीका नहीं है। न ये जमहूरियत है,
ये फाशिज्म है, ये सफाकियत है। तो सिराजुल हक साहब, अब ये सुनने में आ रहा है कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट से रुजू करेंगे इस हवाले से? हम हर इदारे से रुजू करते हैं, सुप्रीम कोर्ट से भी कहते हैं, इलेक्शन कमिश्नर से भी कहते हैं कि अपनी जिम्मेदारियां पूरी करो और एक शफाफ इलेक्शन को यकीनी बना लो। अगर आपने एक शहर में इलेक्शन को यकीनी नहीं बनाया तो चंद महीने बाद अगर मुल्क में इलेक्शन होता है उसका क्या हशर होगा? तो फिर लोग कौन आएंगे, कौन निकलेंगे, कौन कतार में खड़े होंगे, कौन शनाख्त कार्ड हाथ में खड़े होकर बैलेट बॉक्स में पेपर डालेंगे, कौन ये फजूल एक्सरसाइज में हिस्सा लेंगे? अगर आपने शहर कराची ही में लोगों का एतमाद मजरू किया। ये बड़ा सवाल है सिराजुल हक साहब, और मैंने भी अभी यही बात की अपनी ओपनिंग में कि अगर हम बलदियाती इंतखाबात पर मैंडेट को तस्लीम नहीं कर पा रहे और इसमें हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ की आपस में बातचीत की बजाय मज़ीद प्रेस कॉन्फ्रेंसेस के ज़रिए मामलात ख़राब हो रहे हैं, तो बड़े इलेक्शन, नेशनल इलेक्शंस को पूरे मुल्क में कौन मानेगा? किस तरह उसको मैनेज किया जाएगा? यकीनी तौर पर हम पीपल्स पार्टी से कहते हैं, देखे हैदराबाद को संभाले, लड़काना को संभाले, शिकारपुर को संभाले, सक्कर को संभाले, आखिर अंदरूनी सिंध में तकरीबन 1100 काउंसलर बिलाम पीपल पार्टी जीत गए हैं, उसको संभाले। वहाँ लड़का शिकारपुर में, सक्कर में, हैदराबाद में हम उनकी जीत को, उनकी कामयाबी को, उनके मैंडेट को तस्लीम करते हैं। लेकिन कराची शहर 12 मैंडेट तस्लीम करे, हम हक और इंसाफ की बात करते हैं। आपका मैंडेट तस्लीम करें। बहुत बहुत शुक्रिया सिराजुल हक साहब से हम गुफ्तगू करें। अमीर जमात इस्लामी है पाकिस्तान के भी हमारे साथ गेस्ट मौजूद हैं, उनसे जाहिर सी बात है जो सिराजुल हक साहब ने बात की है पहले उनसे उनका मौक़िफ़ ले लेंगे, लेकिन वो जो बड़ी खबर मैं आपको बता रही थी नाज़रीन, इसको गौर से सुनिएगा और प्लीज़ एहतियात कीजिएगा, क्योंकि PDMA और उसके साथ हुकूमत वक्त और हुकूमत सिंध जो है वो बार बार ये कह रही है और फ्लैश कर रही है इस खबर को कि एक समंदरी तूफ़ान है जिसने पाकिस्तान की तरफ और पाकिस्तान की कराची शहर और के सदर्न एरियाज़ और बलूचिस्तान की बेल्ट की तरफ वो रुख कर रहा है। बहुत ज़्यादा ऊंची लहरें होंगी, जो माहीगीर हैं उनको भी कह दिया गया है, और ये ट्यूसडे के बाद से होगा, जिसके बाद शदीद हवाएं भी चलेंगी, बारिशें भी होने के खदशात है। तो आप लोग खुदारा ख्याल कीजिए, क्योंकि अभी भी हम ये देख रहे हैं कि न्यूज़ रिपोर्टिंग हो रही है कि लोग फैमिलीज़ के साथ समंदर पे जा रहे हैं और फिर खुदा न खास्ता कोई हादसा हो जाता है। तो आप कुछ दिनों के लिए अवॉइड करें, अपनी फैमिलीज़ को, अपने बच्चों को, नौजवानों को मना करें कि वो ना जाएं और पुलिस की मदद करें, और उसके साथ साथ अवॉइड करें, माहीगीर भी अवॉइड करें। और ये किसी भी टाइम ट्यूसडे वेडनेसडे के करीब ये हिट करेगा, कहाँ हिट करेगा, कितनी इसकी इंटेंसिटी होगी, इस हवाले से अपने आप को ज़रा अपडेटेड भी रखें और अपने आप को तैयार भी रखें। पैनिक मत कीजिए, लेकिन अपने आप को तैयार ज़रूर रखिए और महफूज ज़रूर रखिए। नाज़रीन, प्रोग्राम की तरफ आते हैं। अतर काज़मी साहब सीनियर पॉलिटिकल एनालिस्ट, आयशा गुललई साहिबा सीनियर रहनुमा हैं, आपने PML काफ ज्वाइन किया है एज अ पॉलिटिशियन, उससे पहले तहरीक इंसाफ का एक हिस्सा रही, MNA थी उनकी। सैयद हसन मुर्तज़ा साहब सीनियर रहनुमा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। बहुत बहुत शुक्रिया, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम। मैं सबसे पहले सैयद हसन मुर्तज़ा साहब आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहती हूँ, क्योंकि ये सवाल पे पहले मेरा जवाब इस पे अगर आ जाए। सिराजुल हक साहब कह रहे हैं कि पीपल्स पार्टी तस्लीम नहीं कर रही मैंडेट, वो ये कह रही है ज़्यादा वोट हमारे पास है, लेकिन कुछ धमकाया जा रहा है लोगों को और ज़बरदस्ती मेयरशिप छीनने की कोशिश की जा रही है जमात इस्लामी से। बहुत शुक्रिया जी। सिराजुल हक साहब इंतहाई काबिल एहतराम शख्सियत हैं और एक पार्टी के हेड हैं, उनका एहतराम अपनी जगह पे है। वैसे भी वो एक मजहबी रहनुमा हैं, उस हवाले से भी वो काबिल एहतराम है। मेरी गुजारिश ये है कि वो शायद उन्हें बताया गलत जा रहा है या उन्हें पता नहीं है। सिंगल लार्जेस्ट पार्टी वहाँ पे जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, और पीपल्स पार्टी जो है वो ये हक रखती है कि वो इंतखाब में हिस्सा ले। और जहाँ तक ताल्लुक है उनके इत्तेहाद का, तो वो अपने इत्तेहाद को या अपने लोगों को वो उन्होंने करना है। अगर कोई आदमी PTI का या कोई इंडिपेंडेंट या और कोई किसी जमात से कोई हो और वो पीपल्स पार्टी को वोट दे रहा हो, तो वो कहें जी कि वो पीपल्स पार्टी जो है वो मैंडेट तस्लीम नहीं कर रही, ये दुरुस्त नहीं है। पीपल्स पार्टी को पहली दफा लोगों ने कराची शहर के अंदर इतना एतमाद का इजहार किया है, और मैं समझता हूँ ये खुश आइंद है। इस रिजल्ट्स को हमें तस्लीम भी करना चाहिए। जहां आपको ये एतराज है उसके लिए आप उज़रदारी
दाखिल कर सकते हैं। इलेक्शन कमीशन आपके पास मौजूद है, इलेक्शन ट्रिब्यूनल्स आपके पास मौजूद हैं, आप वहां जाएं, वहां पे अपनी शिकायत दें। इस तरह कह देना कि ये मैंडेट तस्लीम नहीं कर रहे, ये मेरे ख्याल में हर हारने वाली पार्टी कहती भी है और ये ज्यादती है। हमारे साथ हमारा मैंडेट कई दफा छीना गया, हमने वो नतायज जो है तहफ़्फ़ुज़ात के साथ कबूल किए। हमने उस पे हम फिर उन अदालतों में गए जिन अदालतों के बारे में भी हमारे तहफ़्फ़ुज़ात थे, ठीक, लेकिन हमने कभी ये नहीं कहा कि हम ये इनको मानते नहीं हैं और अब हम ये छोड़ के जा रहे हैं और अब हम, इस तरह नहीं होता। ये सियासत है, इसमें खुले दिल के साथ सारों का मैंडेट और एहतराम जो है वो होना चाहिए। ये कराची एक जो शहर है, इसको इस तरह से कहना कि ये एक इम्तिहान है इलेक्शन कमीशन के लिए, मैं समझता हूं कि इलेक्शन कमीशन पे इस किस्म के हमले, ये एक तरफ से हमला है इलेक्शन कमीशन पे, ठीक, कि अगर कराची में पीपल्स पार्टी जीत जाती है तो फिर शफाफियत नहीं है, फिर हम उन नतायज को नहीं मानते। इसलिए नहीं मानते क्योंकि हम हार गए हैं। भाई अगर आपके पास, आप अगर सिंगल लार्जेस्ट पार्टी होते तो आपको किसी से भीख मांगने की क्या जरूरत थी। अब भीख में ये तो नहीं है कि कोई आपको पूरा दे दे, आधा दे दे, चौथा हिस्सा दे दे। इसमें पीपल्स पार्टी क्या कह सकती है? पीपल्स पार्टी भी सियासत कर रही है। अगर लोग पीपल्स पार्टी की गवर्नेंस से, और अगर जमात इस्लामी के पास मैंडेट पूरा है और अगर नंबर गेम पूरी है तो 15 तारीख को वो शो करें, लेकिन वो ये कह रहे हैं कि आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं और लोगों को जदोकोब करके कोशिश कर रहे हैं कि वो उनको वोट ना दें। ये उनका मौकिफ था। बट बहरहाल किसी को अगर जैस्मीन अगर किसी को जदोकोब किया है तो उसका इन्हें चाहिए कि मेडिकल लीगल लें और उसका पर्चा करवाएं। जदोकोब का तो मतलब है कि किसी पे तशद्दुद करना। यही तो कह रहे हैं ना, आरओ आपके पास है, पुलिस आपके पास है, सारी एक आदमी तो ले आए ना, कोई एक आदमी तो ले आए ना, आपको ही आगे दिखा दें जी कि ये इसका सर फटा हुआ है, ये इसके कपड़े फटे हुए हैं, ये पीपल्स पार्टी इसको घसीट के ले जा रही थी, प्रेशराइज करके इस तरह कह देना, इल्जाम लगा देना, ये तो कोई तरीका नहीं है। ठीक बात है, इल्जाम लगा देना काफी नहीं। अतर काज़मी साहब, मैं आपसे एक तज्जिया ले लूंगी और फिर आयशा गुल अलई साहिबा की तरफ जाती हूँ। ये जो मामलात अब बन रहे हैं सियासत के, आपको तो पता है कि पाकिस्तानी सियासत में हर रोज़ एक नया मामला होता है, कोई ना कोई नई फुलझड़ी जो है वो सामने आ जाती है। अब ये बात चल निकली है कि 2 से 3 हफ्तों में, और इस पर बड़ी गुफ्तगू हो रही है, वज़ीर दाखिला हैं राना सनाउल्लाह साहब, उन्होंने कहा कि तहरीक इंसाफ के चेयरपर्सन जो हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई का आगाज़ हो जाएगा। तो जाहिर है फौजदारी, और वो खुद भी कह रहे हैं, बैरूनी मुल्क इंटरव्यूज़ में कह रहे हैं कि मेरे पे फौजदारी मुकदमा बनाया जाएगा या ये होगा या वो होगा। लेकिन इसके बरक्स भी कुछ खबरें आ रही हैं, और वो खबरें ये हैं कि जो बार बार बातचीत के लिए वो कह रहे हैं या कहना चाह रहे हैं या किसी इंटरव्यू के जरिए अपना पैगाम पहुँचाने की कोशिश कर रहे हैं और फिर कहते हैं मुझसे कोई बात नहीं करता, जिसके लिए शायद देर हो गई है। आई थिंक एक तरह का एग्जिट स्ट्रैटेजी की प्लानिंग करना चाहते हैं एंड प्रोबेबली वांट्स टू लीव पाकिस्तान। आपकी क्या टेक है इस पे, स्पेशली आफ्टर जो हरकतें तहरीक इंसाफ के जो लोगों ने की ना, जिस तरह के वो भागे और दौड़े उन्होंने लगाई, जेलों से जाके डायरेक्ट वो उस इस्तेकाम पाकिस्तान में शामिल हो गए। तो ये उसके बाद एक बहुत ही एक अनफॉर्चुनेट सिचुएशन क्रिएट हो गई। जी देखिए, पहली बात तो ये है कि जिस तरह पहले भी यहाँ पे बात हो रही थी कि जिसका जितना मैंडेट है उसका आपको एहतराम करना चाहिए। अगर कराची में पीपल्स पार्टी जीतती है तो उसका एहतराम करना चाहिए। अगर कराची में पीपल्स पार्टी सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है तो पाकिस्तान में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो तमाम छोटी जमातों ने मिलकर उसके खिलाफ एक हुकूमत क्रिएट कर ली सेंटर में। इसी तरह अगर कराची के अंदर पीपल्स पार्टी के 155 हैं और पीटीआई और जेआई के जमात इस्लामी के 193 हैं तो उनका हक है। दूसरी बात यह है कि जिस किस्म की रवायात होती हैं, जिस किस्म की हिस्ट्री होती है, देखें वो भी आपको सामने रखनी पड़ती है। यहाँ पे इसी सिंध के अंदर हमने ये भी देखा था ना कि मुखालफिन को उठा लिया जाता था। ये कोई आज से इल्ज़ाम नहीं लग रहे, ये मौलाना जान अब्बासी साहब की मैं बात कर रहा हूँ 1977 की, उसके ज़माने के आप देख लें इल्ज़ामात लग रहे हैं। अगर अब आप खान साहब के ऊपर आ जाएं, इसी तनाजुर में आ जाएं कि जी इमरान खान की जमात के ऊपर पाबंदी या इमरान खान के ऊपर फौजदारी मुकदमा नहीं, फौजी अदालत में मुकदमा, 2 डिफरेंट चीजें। हाँ, फौजी अदालत में मुकदमा या इस तरह के गद्दारी का मुकदमा, दहशत गर्दी का मुकदमा। इस वक्त जो हुक्मरान हैं इनकी हिस्ट्री है,
इन्होंने हैदराबाद ट्राइब्यूनल बनाया था। ये हमारे जो बहुत सारे नौजवान देख रहे हैं उनको ये याद भी नहीं होगा, ये पता भी नहीं होगा, उन्होंने हिस्ट्री में ये पढ़ा भी नहीं होगा। यहाँ पे गद्दारी जो उस वक्त के ऑपोजिशन लीडर थे वली खान साहब, उनके ऊपर भी गद्दारी का मुकदमा चला था, उनको भी गद्दार कहा गया था। उनकी जमात पे पाबंदी भी लगाई थी नैब के ऊपर, जिसको बाद में अपना नाम तब्दील करना पड़ा। हबीब जालिब साहब के जिनके शेर बड़े पढ़े जाते हैं और हमारे बड़े मोजिज लीडरान पढ़ते हैं, हैदराबाद ट्राइब्यूनल में उनका भी मुकदमा चला था। तो इन हुक्मरानों की ये तारीख है कि ये अपनी सियासी मुखालफिन के ऊपर गद्दारी के नजरिया पाकिस्तान की मुखालफत के इल्जामात लगाते रहे। ऐसी इस वजह से फिर इन खदशात को तकवीत मिलती है। दूसरी बात यह है कि जिस तरीके से इमरान खान साहब के बंदे छोड़ के गए, देखें अली जैदी कराची में रहते हैं ना, सिंध से उनका ताल्लुक है। अली जैदी को पकड़ के जेल भेज दिया, वो इतना बड़ा जो है उसके ऊपर संगीन इल्जामात थे। तो मसला ये है कि जब उसने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली और वो इस्तेकाम पाकिस्तान में चला गया तो सिंध पुलिस फिर सो गई है। अब क्यों नहीं सिंध पुलिस उसको पकड़ी? जो बंदा छोड़ के जाता है उसको कोई नहीं पकड़ता, जब जो नहीं छोड़ता उसको पुलिस पकड़ लेती। ये वो सारी चीजें जिनको देख के ये खदशात जन्म लेते हैं, जिनको देख के ये लोग फिर समझते हैं कि कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ गड़बड़ है। देखिए ना, जब आपकी मुल्क की 5 हाई कोर्ट्स ये फैसले दें, 5 हाई कोर्ट्स, ये मखसूस बेंच नहीं कि 3 जजेस ने कह दिया, 5 हाई कोर्ट्स कहें कि जो हुकूमत के मुकदमात हैं ये मुनासिब नहीं है, ये कानून के खिलाफ हैं, लोगों को वो रिहा करें, लेकिन उसके बावजूद लोगों को पकड़ लिया जाए। और मुख्तलिफ आपकी अदालतें, हाई कोर्ट लेवल के जज साहिबान आपको ये कहें कि आपने जमानत लेनी है पर आप प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे या नहीं करेंगे। तो हम एक ऐसे दौर से गुजर रहे हैं। ये वो सारी जमीनी चीजें हैं। नहीं, वो तो ठीक है अतर काज़मी साहब, मैं आपकी बात से काफी हद तक एग्री करती हूँ, लेकिन एक बात पे मैं आपसे एग्री नहीं करती। मेरे इस सवाल का जवाब दे दें, फिर मैं आयशा गुल अलई साहिबा, आप मुझे पता है वेट करिए काफी देर से, थैंक यू सो मच। ये मेरा पॉइंट सुन लीजिएगा बिकॉज आई वुड वांट यू टू कमेंट ऑन दिस। अच्छा, एक पॉलिटिकल पार्टी, पाकिस्तान की सबसे बड़ी पार्टी, उसने पूरे पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को, पूरी ओवरसीज को, सारा को अपने पीछे लगाया हुआ है। आज़ादी लेके रहेंगे, मर के रहेंगे, दम निकलते तक रहेंगे, कभी नहीं छोड़ेंगे, आज़ादी के लिए ये कर देंगे, आज़ादी के भैया आज़ादी को इतनी आसानी से मिल जाती है आपको? मतलब 3 दिन आप जैकबाबाद जेल में रहे नहीं है तो आज़ादी के ख्वाब आप भूल के फौरन इस्तेकाम में पाकिस्तान में जाके आपने वहाँ अपनी बचत के लिए वहाँ पे आपने पनाह ले ली है, ऐसे ली जाती है आज़ादी? अब आप मुझे बताएं, ये सारे तो हो गए हैं मतलब दूध के धुले साफ, क्योंकि इन्होंने वो कहते हैं ना गंगा के उस तरफ चले गए हैं, इस तरफ थे तो गंदे थे, अब उस तरफ चले गए तो पाक हो गए हैं। लेकिन अतर काज़मी साहब, उनका क्या, जिनको 9 मई के लिए आपने ट्रेन किया, उनके दिमागों को माउफ किया, उनको आपने यलगार करने के लिए लोगों पे छोड़ दिया, प्रॉपर्टीज को जलाओ घेराव किया, उनका वाली वारिस कौन है? मतलब ये रेजिस्ट ही नहीं कर सकते, ऐसे आज़ादी ली जाती है? आप मुझे बताएं, मतलब इनमें ये इतने कमजोर निकले हैं? इतने कमजोर लोग आज़ादी ले सकते हैं या रेवोल्यूशन ला सकते हैं मुल्क में? आप खुद मुझे बता दें जरा। जी देखिए, पहली बात तो ये कि जहां तक 9 मई का ताल्लुक है, काबिल मुज़म्मत है, उसमें जो लोग मुलविस हैं आइन और कानून के मुताबिक उनके साथ सलूक होना चाहिए, उनको सजाएं मिलनी चाहिए, उसमें कोई शक नहीं, कोई दो राय नहीं। लेकिन बात ये है कि ये आप किस मुल्क का जिक्र कर रही हैं? आप साउथ सूडान की जिक्र कर रही हैं, जो गंडा के किसी ऐसी उस दौर का जिक्र कर रही हैं जहां पे आइन नहीं था, कानून नहीं था। क्या पाकिस्तान में आइन मोतल हो गया? पाकिस्तान के अंदर आइन मोतल हो गया, अदालतें बंद हो गई हैं, इस वक्त पाकिस्तान के अंदर लाकानूनियत है, अनारकी है, जिसकी जो मर्जी है वो करेगा, या आइन और कानून मौजूद है, आप ऐसे ही उठा के डाल देंगे? हम उनकी कमजोरी का क्यों बात कर रहे हैं? ताकत आपको मिलती है आपके आईनी हकूक से, आपके जमहूरी हकूक से। ये कैसी जमहूरी हुकूमत है जो लोगों को बगैर वजह के जेलों में डाल दे? तो ये इन्होंने भी ये किया है सर काजी साहब। क्या ये लोग जमहूरी लोग हैं जो लोग ये हरकतें कर रहे हैं आइन के खिलाफ? जो 2018-19 में किसी को जेल में नहीं डाला गया, हम उसके ऊपर क्वेश्चन करने के बजाय जो लोग उस जुल्म को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे, हम उसके ऊपर कह रहे हैं कि जी क्यों नहीं कर पा रहे? क्या पीपल्स पार्टी ने कोड़े नहीं खाए? क्या नवाज शरीफ जैसे जिनको आप कहते थे ये भाग गए, ये फलाना है, ये वो है, या मरियम नवाज जो सस्टेन नहीं कर सकती प्रेशर, या राना सनाउल्लाह या दीगर लोग वो साल जेलों में नहीं पड़े रहे? ये आप अजीब बात कर रहे हैं भाई। तो वो किस मिट्टी के नहीं, मतलब कि मुल्क में जमहूरियत नहीं है। मतलब मुझे आपकी मंतक समझ नहीं आ रही। पीपल्स पार्टी क्या अभी मार्शाल्लाह लगा हुआ है? क्या अभी मार्शाल्लाह लगा हुआ है? पीपल्स पार्टी की हुकूमत है, उन्होंने जुल्म इसलिए सहे थे कि अपने दौरे हुकूमत में वो जुल्म करेंगे। मतलब इसकी क्या मंतक है? नहीं, मंतक कोई नहीं है। मैं खाली ये कह रही हूँ कि आजादी का नारा लगाने वाले ऐसे नहीं भाग सकते, ऐसे छोड़ के नहीं भाग सकते मैदान में अपने कारकुनों को। नहीं, वो एक अलग बहस है, पर प्रॉब्लम ये है कि जो भी होता है कि वो आइन और कानून के मुताबिक होता है ना। आइन और कानून तो कोई भी हाथ में नहीं ले सकता,
चाहे हुकूमत में हो। ब्रेक लेनी है, पहले एक ब्रेक ले लें पहले। वेलकम बैक। आयशा गुल अलाई साहिबा, आपने इंतजार किया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और माजरत से कि जज्बाती गुफ्तगू चल रही है, लेकिन बहरहाल सवाल मेरा वही है कि आपके कॉलीग्स रह चुके हैं, आप इस पार्टी को बहुत अच्छी तरह जानती हैं, आपने मिन्नत भी की, आपने वक्त भी दी, बहुत कुछ सहा भी, इल्ज़ामात की जद में भी आई, और फिर आपने बहुत ही मैं ये कहूँगी ग्रेसफुली अपने आप को अलग कर लिया और खामोश भी रही। ये इतने ही कमज़ोर लोग थे, मतलब है क्या ऐसे इससे पहले, मतलब है चले छोड़ दें, इनका मुकाबला परवेज इलाही से कर लेते हैं। परवेज इलाही साहब जिनकी पार्टी में भी अब आप जा चुकी हैं, सॉरी जिनकी फॉर्मर पार्टी में भी आप जा चुकी हैं, परवेज इलाही वो शख्स हैं जिन्होंने, मैंने अपने 20 साल में उन्हें कभी एंटी एस्टैब्लिशमेंट सियासत करते हुए नहीं देखी, और उनके पूरे खानदान को, ये आप भी अच्छी तरह जानती हैं। तो इस वक्त वो भी जेल में सड़ रहे हैं और सुनने में आ रहा है जमीन पे सो रहे हैं और रगड़ा लग रहा है उनको। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू जैस्मीन साहिबा। देखिए, आज़ादी की हम बात कर रहे हैं कि आज़ादी कैसे हासिल की जाएगी या कैसे एक आज़ादी ये कमज़ोर लोग हासिल करेंगे। तो बात यह है कि जब पीटीआई की हुकूमत पे हम जाएं, 3.5 साल IMF का एक हाजिर सर्विस मुलाजिम जो था, उसके हवाले पूरा स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान किया गया इसी पीटीआई के दौर में जो आज़ादी मांग रही है इस वक्त। और एक अमरीकी शहरी हफीज शेख जो था वो आपका फाइनेंस मिनिस्टर था, एक अमरीकी शहरी मुईद यूसुफ आपका सिक्योरिटी एडवाइजर था, एक बरतानवी शहरी शहजाद अकबर आपका एहतसाब करने का मुशीर था, एक बरतानवी शहरी बुखारी जो था वो आपका खास मुशीर था। तो आज़ादी इन्होंने किस तरीके से हासिल करनी थी, किससे हासिल करनी थी, ये तो पूरी कौम ये कहानी जानती है कि 2011 तक इस पार्टी का नामो निशान तक नहीं था। तो मुशर्रफ साहब से एक सीट मांगते रहे थे पीटीआई चेयरमैन, और बमुश्किल वो एक सीट उनकी सपोर्ट से, एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट से उन्होंने ली। 2011 तक वो उनके पास 20 लोग नहीं थे। 2011 के बाद अचानक जो एस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट उनको हासिल हुई, उसके बाद अचानक उनके जलसे भी बहुत बड़े बड़े शुरू हुए, सारे लोगों को जो है वो डाल कर इस पार्टी में बहुत बड़ा किया गया, सोशल मीडिया कैंपेन्स की गई, और उसके बाद में जो इनके इंकिशाफात हुए वो उनकी बाहर से भी सपोर्ट थी। यानी पाकिस्तान में तो लोग सपोर्ट कर रहे थे लेकिन बाहर से भी सपोर्ट थी। तो अब ये है कि आज़ादी जो है, आज़ादी का मतलब क्या है? आज़ादी का मतलब ये है कि जब एस्टेब्लिशमेंट आपको छोड़ दे, उस्मान बुज़दार की इनकॉम्पिटेंस पे, उस्मान बुज़दार के लगाने पर, क्योंकि वो येस मैन है, वो फरागोगी के साथ जो है वो कोलूजन में वो पैसे ट्रांसफ़र पोस्टिंग्स पे ले रहा है और वो आपको दे रहा है। तो अगर वो एस्टेब्लिशमेंट उसके ऊपर आपको बात करती है तो आप उसकी बात नहीं मानते। अगर आप जो है यानी आप हर तरीके से बाइख्तियार हैं, DPOs को चेंज कर रहे हैं, IG पंजाब को चेंज कर रहे हैं, चीफ सेक्रेटरी को चेंज कर रहे हैं, लेकिन जब एस्टेब्लिशमेंट आपकी इनकॉम्पिटेंस के ऊपर आपका साथ छोड़ देती है तो फिर आपको आज़ादी याद आ जाती है। आपके दौर में जो है वो जब अवाम को कहा जाता था कि आधी रोटी खाओ, टमाटर मत इस्तेमाल करो, चीनी मत इस्तेमाल करो, एक वक्त का खाना खाओ, तो वो अवाम जब बुनियादी ज़रूरियात मांगते थे तो वो उन बेचारों के बुनियादी हकूक़ कोई अहमियत नहीं रखते थे। अब जब आपको एस्टेब्लिशमेंट ने छोड़ दिया तो और आपके ऊपर अब संगीन जराइम जो हैं वो अदालतों में चल रहे हैं, यानी जिसमें 9 मई की दहशतगर्दी शामिल है, जिसके मास्टरमाइंड कोई आम लोग नहीं है, मैं आम लोगों को इल्ज़ाम नहीं दूंगी, जिसके मास्टरमाइंड जो प्लानिंग है वो पीटीआई चेयरमैन ने की थी। और प्लस ये कि जो आपके ऊपर एक 190 मिलियन यानी एक लैंड माफिया जो कि गरीबों, बेवाओं और यतीमों की ज़मीनों पर कब्जे के लिए बदनाम है, तो वो लैंड माफिया से आप जो है, और पाकिस्तान की एग्रीकल्चरल लैंड खत्म हो रही है, कोई हमारे लिए फसलें उगाने के लिए हमारे पास जगह नहीं बची, आप उस लैंड माफिया के साथ जो है आप 460, बुशरा बीबी कहती हैं कि 460 कनाल जो है वो ज़मीन और 28 करोड़ चंदा हमें मुफ्त में मिल गया। ये तो दुनिया की तारीख में पहली मर्तबा हुआ है। तो आज़ादी, जब आवाम अपने हुकूक मांगते हैं तो फिर आवाम पर इसी पीटीआई के दौर में वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया, ख़वातीन असातिज़ा को सड़कों पर घसीटा गया, हमारे स्टूडेंट्स की HEC के फंड खत्म किए गए, और जब स्टूडेंट्स फीस के इजाफे के खिलाफ एहतजाज कर रहे थे तो उन पर लाठीचार्ज किया गया, सरकारी मुलाजमीन पर लाठीचार्ज किया गया, डॉक्टरों को कहा गया कि क्यों आप पहले पकौड़े नहीं बेचते थे। तो ये सारी बातें जो हैं वो कौम की यादाश्त के लिए मैं बताऊं, और कौम को याद है सब कुछ। तो आज़ादी जो है वो उसके बाद ये सूरत हाल हो गई कि आज जो शहबाज गिल है वो एक फॉरेन एजेंट वहाँ पे मुकर्रर हो गए हैं, और अमेरिकन लॉबीज
थिंक टैंक्स को कह रहे हैं कि आप अमेरिका जो है वो इनकी सपोर्ट करें, और जो जूइश लॉबी है वो बहुत एक्टिवेटेड है वहाँ से, बल्कि जो सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं वो सारे बाहर से सपोर्ट कर रहे हैं। और मैं इस बात पे भी बहुत यानी और फिर जो हमारी जुडिशरी है उसका भी एक रोल है इसमें, भी बहुत अफसोसनाक रोल है। मैं इस बात पे बहुत मैं पॉइंट आउट करना चाहूँगी कि हमारे चीफ जस्टिस जो हैं उनको ना 9 मई की दहशतगर्दी नजर आती है, ना उनको हमारे अवाम के 22 लाख से ऊपर केसेस नजर आते हैं पेंडिंग। उनका असल काम जो है वो अवाम को इंसाफ देना है। तो हमारे इदारे जो है वो पोलिटिसाइज हैं, वो डीपोलिटिसाइज नहीं है। मेरा विजन है सियासत में, मेरा मिशन जो है पूरी कौम देख चुकी है कि किसके असासों में, आयशा गुलाली के असासों में 5 साल के MNA बनने के बाद क्या उसकी जायदाद में इजाफा हुआ, क्या उसके बैंक बैलेंस में इजाफा हुआ। मेरा सब कुछ जो है वो आवाम के सामने है, वो चेक कर लें। साथ साथ वो उन लोगों को भी देख लें तो कहते थे कि जो रियासत मदीना भी बनाने आए थे, या दूसरे पॉलिटिकल पार्टीज देख लें, उनके असासों में इक़्तिदार के बाद आप देख लें उस्मान गुजार के असासों में 7 लाख जो है वो बढ़कर वो अरबपति बन जाते हैं। 6 अरब रुपए का इजाफा हो गया है, 7 लाख से बढ़कर 6 अरब का इजाफा हो गया है, जिस पर 2 FIRs कट गई हैं, जिसमें 5 से 7 DMG ग्रुप के बाकायदा, ये पहली दफा हो रहा है कि DMG ग्रुप के जो लोग हैं उनके ऊपर 6 लोगों के ऊपर FIR कट गई हैं, जिसमें कि एक खातून भी है, और उनके साथ साथ उनके ऊपर बड़े संगीन इल्जामात है, और आने वाले वक्तों में 2 से 3 और भी FIR कटेंगी। और PTI चेयरमैन के असासों को देखें, 4 करोड़ से बढ़कर, उनके अपने नॉमिनेशन पेपर्स में लिखा हुआ है 4 करोड़ से बढ़कर वो 1 अरब 42 करोड़ तक पहुंच गए उन्होंने वज़ीर आज़म बनने के बाद। तो ये असासों में इजाफा, यानी मैं चैलेंज करती हूँ कि आयशा गुलाली के असासों को देखें, हमारी पार्टी में चौधरी सरवर साहब के असासों को देखें, क्या हमारे असासों में इजाफा हुआ है? 1 रुपए का भी असासा में इजाफा हुआ है? और फिर नहीं, लेकिन आयशा गुलाली साहिबा, एक ये बात बताइएगा कि जब आप इस पार्टी में थी, आपको आइडिया था कि ये पार्टी जितनी बड़ी बड़ी बातें इनके पार्टी के लीडर्स करते थे, तो ये अपने चेयरमैन को इस तरह अकेला छोड़कर, मतलब इस तरह भागे, इनकी दौड़ें ऐसे लगी, ये 3 दिन भी हवालात की गर्मी बर्दाश्त ना कर सके, इतने कमजोर थे ये। देखिए, नजरिया जब आपके पास नहीं होता, मैंने पार्टी क्यों छोड़ी? क्योंकि इस पार्टी में मुझे कुछ नजर नहीं आया, मुझे इस पार्टी में कोई विजन नजर नहीं आया। क्योंकि जब विजन आपके पास होता तो आपने 10 साल आपने हुकूमत की, 4 साल आपने पंजाब में हुकूमत की, 2 मरतबा हुकूमत की आपने, विफाक में हुकूमत की आपने, पंजाब में भी हुकूमत की, तो उसमें आपने कुछ तो आवाम के लिए किया होता, कोई एक बात सिवाय कर्जे लेने की, यानी 60,000 अरब तक हमारा कर्जा पहुंच गया। मैं ये कहती हूँ कि नजरिया जब आपके पास ना हो तो फिर पार्टी जो है, और फिर फोर्स, जिस तरह मैरिजेस हुई एस्टैब्लिशमेंट के कहने पर जहाज भर कर लाए गए, उस वक्त भी जहाज भर कर लाए गए थे। बस वो जो जहाजों में आए थे वो वापस जहाजों में, जिस जहाज में आए थे उसी जहाज के साथ उधर ही लैंड कर गए, उसी एयरपोर्ट पर। तो हमने कहना चाहूंगी कि ये जो लोग हैं इन्होंने सियासत क्यों छोड़ दी है? पहले कह रहे थे कि सियासत दस्तबरदारी हो गई हमारी, हम PTI को नहीं छोड़ेंगे, गोलियां खा लेंगे, और फिर सियासत हम छोड़ देंगे हमेशा के लिए। फिर अगले ही दिन हमें एक नए प्लेटफॉर्म पे नजर आए। बात यह कि PTI चेयरमैन ने इन लोगों को इस काबिल ही नहीं छोड़ा था, इनसे इतनी गलीज गालियां जो हैं वो दूसरे अपने सियासी हरीफों को दिलवाई थी। तो ये अपने दिमाग काम फिर नहीं करते होंगे। जाहिर सी बात है कि अगर एक लीडर, हसन मुर्तजा साहब, गुफ्तगू आपकी तरफ लाती हूँ, आप काफी देर से गुफ्तगू सुन रहे हैं, मतलब चले किसी एक इंसान कोई कहीं तो स्टैंड लेता है ना, उसके कोई तो प्रिंसिपल्स होते हैं ना। मुझे जैस्मीन साहिबा, असल में बात है कि PTI चीफ ने तो वापस दहशतगर्दी हुई। जी आयशा आपकी तरफ वापस आऊंगी, आवाज जा रही है जी, आयशा आपकी तरफ वापस आऊंगी। हसन मुर्तजा साहब, इंसान के कुछ जाती प्रिंसिपल्स भी तो होते हैं ना, मतलब आप इतने बबंग दौल बड़े बड़े दावे करें, मतलब है कि हम अकेले खड़े रहेंगे, हम मर जाएंगे, हम गिर जाएंगे, मतलब आई एम रियली डिसअपॉइंटेड। ये मतलब है पहले मुजम्मत नहीं कर रहे थे, अच्छा उसके बाद 9 मई के लिए रोक नहीं रहे थे किसी को, खुद भाग rहे थे, छुप रहे थे, उस दिन निकल नहीं रहे थे बाहर कि अपने कारकुनों को रोके, और उसके बाद इन्होंने 3 दिन जेलों में नहीं काटे, और ये भाग के कहीं और चले गए, किसी और जाके जगह पे इन्होंने किसी में बसेरा ले लिया। देखिए जैस्मीन, आपने बिल्कुल ये बात दुरुस्त कही है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिएगा। आपने बिल्कुल ये बात दुरुस्त कही है कि सियासत जो है वो असूलों पे होती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कोड़े खाए, जेलें काटी, फांसियां कबूल की, सड़कों पे असैसिनेट हुए, ये सारी चीज़ें उन्होंने एक असूल की सियासत करते हुए ये सारी चीज़ें बर्दाश्त की, और जितनी हमारे कारकुनों ने जेल काटी है कोई भी नहीं काट सकता। आज बात करनी बहुत आसान है, हम जी 9 मई की मजम्मत करते हैं, भाई
मुजम्मत सिर्फ मुंह से करने का मकसद नहीं है कि आप मुजम्मत करते हैं। आप एक तरफ कहते हैं जी कि 9 मई की मुजम्मत करते हैं, दूसरी तरफ आप कह रहे हैं जी कि मुल्क में मार्शल लॉ लगा हुआ है। भाई, जिस वक्त आपके लोगों को 1 साल तक तैयार किया गया कि आपने रियासत के खिलाफ खड़े होना है, आपने रियासत के गिरेबान में हाथ डालना है, आपने रियासती इदारों को और शोहदा की यादगारों को जलाना है, उसकी वीडियोस ऑडियोज जो है वो लोगों के सामने आई, जिसमें यास्मीन राशिद साहिबा लोगों को कह रही हैं कि आप कोर कमांडर के घर जाओ, जब लोगों को कहा जा रहा है कि मियां वाली जाकर और उस जहाज को जला दो जिसको देख के आज भी इंडिया दहलता है, जब लोगों को कहा जाए कि जाओ GHQ पे अटैक करो, तो ये सारी ऑडियोज और वीडियोज आने के बावजूद आप ये समझ रहे हो कि कोई आइन और कानून के मुताबिक अपना हक इस्तेमाल कर रहा है, रियासत जो है वो कानून का रास्ता ले रही है, तो आप उसको कहें जी कि मुल्क में मार्शल लॉ लग गया है। किस किस्म का मार्शल लॉ है? आज भी अदालतें जो हैं वो लोगों को छोड़ रही हैं। इतना बड़ा करप्शन का केस गया, एक जज साहब, मोहतरम जज साहब ने उसको क्वाइश कर दिया और बेगुनाह करके उसे घर भेज दिया परवेज इलाही को। किसी ने उसके हुक्म को नहीं माना, उनको छोड़ा नहीं गया। अब उनके जुराइम की जो फहरिस्त है वो पहले आपसे शेयर की जाए, वो पहले PTI को दी जाए कि वो पढ़े और बताएं जी कि हाँ इस बंदे को पकड़ लिया जाए या इस बंदे को ना पकड़ा जाए। अली जैदी साहब खुद तो कहते थे कि माथे में गोली खाऊंगा, मुझे गोली मार देना, मैं PTI नहीं छोड़ूंगा। भाई, हमने उसे कहा है कि जाओ माफी मांग के और IPP में जाके बैठ जाओ। हम तो आज भी ये बात कहते हैं, हम मुजम्मत करते हैं आज भी कि उन नौजवानों का कोई कसूर नहीं है जिनको वर्गलाकर, जिनको बहकाकर, जिनको रियासत के सामने खड़ा किया गया। आज भी सजा उनको मिलनी चाहिए जो 1 साल 1.5 साल से इन नौजवानों को तैयार कर रहे थे, जो रोज ट्विटर पर, फेसबुक पर गालियां देते थे अफवाज पाकिस्तान को, और रोज की ये धमकी होती थी कि तेरा बाप भी देगा आजादी। फवाद चौधरी साहब की वो आप वीडियो और देखे ना जिसमें वो तकरीर कह रहे हैं, वो तो किससे आजादी मांग रहे हैं, वो किसको कह रहे हैं कि तेरा बाप भी देगा आजादी। सर एक सेकंड मेरी जरा जैस्मीन, मेरी थोड़ी सी, मैं फिर आपकी पूरी गुफ्तगू सर मैं इसी से एक छोटा सा क्वेश्चन ऐड करना चाहती हूं। आज मेरी 1 सेकंड जैस्मीन, मुझे 1 सेकंड दे दीजिए। आज आपको याद आ रहा है कि बंदे IPPs में जाके तो ड्राई क्लीन हो रहे हैं। 2018 में जो ड्राई क्लीन लगी थी, जो मशीन लगी थी और पीपल्स पार्टी को तोड़ा गया था और पीपल्स पार्टी के लोगों को कानों से पकड़कर पॉलिटिकल इंजीनियरिंग करके उनको तहरीक इंसाफ में शामिल किया गया था, वो दिन भूल गए हैं। जब पीपल्स पार्टी इस शहर के अंदर मैंडेट कबूल करती रही है, जब मौलाना हजरात भी जीतते रहे हैं, जब MQM भी जीतती रही है, तो आज अगर पीपल्स पार्टी जीती है, सिंगल लार्जेस्ट पार्टी पीपल्स पार्टी है, और जो आपकी भूल है कि PTI इस मुल्क की सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है, तो वो नहीं है। वो अपने अलाइज के साथ सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। वो जहाज भर के ले जाए गए थे तो सिंगल लार्जेस्ट पार्टी थी। उसके पास मैंडेट नहीं था पंजाब हुकूमत बनाने का, उसके पास मैंडेट नहीं था नेशनल गवर्नमेंट बनाने का, लेकिन वो बनाई गई ना। सर मैंडेट उनके पास सेनेट का भी नहीं था, मेजॉरिटी लेने का भी नहीं था। छोड़ दे ठीक है जो मेंटल हुआ उसको ठीक है। हसन मुर्तजा साहब, जिस चीज को मेंटल किया जाता है, जब वो मॉन्स्टर बन जाती है उसको खुद ही डिसमेंटल भी कर दिया जाता है। ये कानून भी है, इसको कारमा भी कहते हैं और इसको इस मुल्क में सियासी इंजीनियरिंग भी कहते हैं। लेकिन मेरा एक फिर सवाल उठता है, मेरा सवाल ये, और ये सवाल अतर काज़मी साहब ने भी किया और ये वैलिड सवाल है कि अगर तो आप इस तरफ हैं और आप ये अभी आपके अल्फाज में दोहरा रही हूं, आपने कहा ना कि उनके कुछ लीडरान ने ये कहा कि तेरा बाप भी देगा आज़ादी, हम लेके रहेंगे आज़ादी, तो फिर मेरा सवाल आपसे ये है कि कैसे हो गया कि वो उस तरफ चले गए तो ये सारी बातें भूल गए? तो कारकुनों को तो आप जेलों में भेज रहे हो, इंसादे दहशतगर्दी के तहत उनको सजाएं दे रहे हैं, तो ये कैसे माफ हो गए? ये कैसे दूध के धुले हुए हो गए? मैं तो यही बात कह रहा हूं। मैं तो 9 मई से भी ज्यादा मुजम्मत इस बात की कर रहा हूं कि ये ज्यादती है। वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बच जाते हैं और गरीब का बच्चा जेल की सलाखों के पीछे है। मैं तो मुजम्मत कर रहा हूं, मैं तो कह रहा हूं कि उनके साथ ज्यादती हो रही है। मैं तो किसी भी मिलिट्री कू का हामी कभी भी नहीं रहा। मैं तो आज भी कहता हूं कि मार्शल लॉ की मैं आज भी मुजम्मत करता हूं।
मैं तो कहता हूं कि फौज का किरदार जो सियासत के अंदर है वो नहीं होना चाहिए, ठीक। लेकिन ये भी नहीं होना चाहिए कि हम अपनी हुकूमत के लिए अपने शोधा को जो अपना आज हमारे कल पे कुर्बान करते हैं हम उनकी यादगारों की तस्दीक करें। ये इजाजत भी बिल्कुल नहीं दूंगा। बिल्कुल हमारा जो हमारी जो रेड लाइन है ना, वो पाकिस्तान की आवाम, पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है। ये होना चाहिए हमारा मौक़िफ़ हर पॉलिटिकल पार्टी का। मैं काज़मी साहब आपसे पूछना चाहती हूँ, ये सवाल मैंने किया ना, हसन मुर्तज़ा साहब कह रहे हैं, मैं तो खुद इस बात पे बड़ा पशेमान हूँ और हैरान हूँ। अब वो लोग जो नारे लगा रहे थे कल तक, गलीज़ गुफ्तगू कर रहे थे, क्या क्या नहीं बोल रहे थे, और आपको एक प्रेस कॉन्फ्रेंस याद होगी जिसमें चेयरमैन तहरीक इंसाफ भी बैठे थे, एक तरफ परवेज़ इलाही, दूसरी तरफ वो महमूद साहब बैठे थे, CM KP, वो बिल्कुल खामोश थे। और उसके बाद आपने देखा होगा कि वो परवेज़ इलाही साहब उठे और उन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर दी और उन्होंने कहा किस तरह आप मेरे सामने बैठते हुए अपने मौसम के बारे में आपने ये कहा, और मैं मुजम्मत करता हूं कि आपने जनरल बाजवा के खिलाफ ऐसा किया और वैसा किया और ये बोला और वो बोला। तो ये बाकी जो आप कह रहे थे कि ये सारे उनके ताबे थे, ये नहीं बोल सकते थे, ये तो खुद उसमें लगे हुए थे सारी आग लगाने में। देखिए, एक बात तो बिल्कुल ठीक की हसन मुर्तज़ा साहब ने कि देखिए सियासत आपने करनी है। अगर आप सियासत को इदारों की तरफ लेके जाएंगे, चाहे वो जिस तरह हम देख लें मौजूदा हुकूमत का किरदार है कि अदलिया के ऊपर हमलावर है या खान साहब इदारों के ऊपर जो है तनकीद करते हैं, क्या एस्टैब्लिशमेंट कमजोर होगी? पहले बात तो सुन लेना, मेरी मैं बात तो मुकम्मल कर लूं, फिर आपको मेरा पूरा आर्ग्यूमेंट समझ आएगा। ठीक है, तो क्या आपकी एस्टैब्लिशमेंट कमजोर हो, आपकी अदलिया कमजोर हो, आइन कमजोर हो, पार्लियामेंट कमजोर हो तो मुल्क मजबूत होगा? कतन ऐसा नहीं होगा। लेकिन बात ये इनकी बिल्कुल ठीक है, ये जो कह रहे हैं कि जी इदारों को बीच में ना घसीटें, ये जो वर्ड सिलेक्टर है ये बिलावल ने इजाद किया। बिलावल किसको सिलेक्टर कहता था? यूगोस्लाविया के लोगों को। कौन थे वो सिलेक्टर जिनको 3 साल पीपल्स पार्टी वाले कहते रहे हमारी तो जंग ही सिलेक्टर्स के साथ है? तो ये इदारों को तो 3 साल नफरत अवाम के जहनों में इन लोगों ने भरी है। नवाज शरीफ साहब लंदन से बैठ के किसके ऊपर इल्जाम लगाते थे? इदारों के ऊपर 3 साल। तो यही तो हमारा केस है कि क्यों आप इदारों को घसीटते हैं, चाहे खान साहब घसीटें चाहे ये लोग घसीटें, किसी को नहीं घसीटना चाहिए। दूसरी बात, जो चंद शर पसंद हैं, क्या उनका इल्जाम हम पाकिस्तान के करोड़ों लोगों को दे सकते हैं? अल जुल्फकार किसने बनाई थी? उसमें किस खानदान के लोग थे? बता दें। हसन मुर्तजा साहब यहाँ पे बैठे हुए, उसमें किस खानदान के लोग शामिल थे अल जुल्फकार के अंदर? क्या उसका मतलब यह है कि जो पीपल्स पार्टी का करोड़ों वोटर है वो सारे दहशतगर्द हैं, जो उनको सपोर्ट करते हैं वो सारे बुरे? नहीं, ऐसा नहीं होता। चंद लोगों को बुनियाद बना के आप अवाम के जमहूरी आईनी हकूक जो है उनको सल्व नहीं कर सकते। और जहां तक ये बात है कि जुल्फी बुखारी ने अपनी नेशनलिटी छोड़ी, तो चौधरी सरवर साहब तो बरतानवी पार्लियामेंट के रुकन थे, वो अब एक जमात में आके अहम हो गए तो वो पाक हो गए। ये बात नहीं है। जो भी पाकिस्तानी है, चाहे वो बैरून मुल्क रहते हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, सब मुहिब वतन है। खुदारा ये जो है ना गद्दारी के सर्टिफिकेट हमें किसी को नहीं देने चाहिए। आज़ादी वो किससे? अच्छा, मैं जैस्मीन साहिबा, चौधरी सरवर साहब ने ब्रिटिश नेशनलिटी छोड़कर वो पाकिस्तान आए पाकिस्तान की खिदमत के लिए, और उन्होंने कुछ उसूलों की बुनियाद पर पॉलिटिक्स की है। अच्छा, दूसरी बात यह कि देखें आजकल बड़े इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियों की बात होने, कलेक्टिव पनिशमेंट की बात हो रही है। तो मैं कह रही हूँ कि मैं कौम के सामने ये बात रखना चाह रही हूँ कि देखें PTI चेयरमैन की लड़ाई जो थी वो तो थी जनरल बाजवा के साथ, उन्होंने मेरी हुकूमत बकौल उन्होंने मुझे हटाया और हुकूमत गिराई। फिर कलेक्टिव पनिशमेंट जो आपने मुल्क को दी, कलेक्टिव पनिशमेंट जो आपने शोहदा के खानदानों को दी, जो शोहदा की यादगारों पर हमला करवाया, जो ये अतर काज़मी साहब कहते हैं कि पीपल्स पार्टी ने भी की, नून लीग ने भी की, नवाज शरीफ साहब ने की, वो कभी भी इस हद तक नहीं गए। उन्होंने कभी भी GHQ पर हमला नहीं किया, उन्होंने कभी भी शोहदा की यादगारों को नहीं तोड़ा। उन्होंने जो भी बातें की वो भी गलत थी, लेकिन वो कभी भी इस हद तक नहीं गए। दूसरा ये है कि जो कोर कमांडर की बीवी और बेटियों को पर धावा बोला गया, क्या वो खवातीन नहीं थी? क्या उनके ह्यूमन राइट्स नहीं थे? तो इस वक्त लंदन की सड़कों के ऊपर जो है एक फॉरेन फंडिंग के जरिए ट्रक जो हैं वो बाकायदा बसेस जो हैं हायर की गई हैं। वो पाकिस्तान में होने वाले इंसानी हकूक के जो पुलिस की जो पकड़ धकड़ है वो दिखा रहे हैं। तो इसके लिए ये पाकिस्तान को बदनाम किया जा रहा है। फिर अमेरिका जो है, अमेरिका में कैपिटल हिल के लोगों के साथ क्या हुआ, परपेट्रेटर्स के साथ जिन्होंने कांग्रेस पर हमला किया उस वक्त जब कांग्रेस में वोटिंग संगीन तरीन। जो सर हसन मुर्तज़ा साहब, लास्ट कमेंट आपकी तरफ से, 1 मिनट रह गया मेरे पास, मैं चाहती हूँ रैप अप कर दें। हसन साहब, अगर आप कुछ कमेंट करना चाहते हैं।
देखिए, मैं कहना चाहता हूं, मुझे अभी काज़मी साहब ने कहा जी कि अल जुल्फ़कार किसने बनाई थी। काज़मी साहब को बड़ा अच्छी तरह पता है कि इनके अमीरुल मोमिनीन ज़ियाउल हक ने बनाई थी, और उसमें कोई उसकी आज भी फहरिस्त निकालें, उसमें जो लोग अब्रॉड गए थे उन लोगों के आज भी देखें उनका पीपल्स पार्टी से क्या ताल्लुक था। पीपल्स पार्टी को बदनाम करने के लिए बनाई गई थी। मैं आज भी कहता हूं, हमने सिलेक्टेड कहा था और अपनी एस्टेब्लिशमेंट का सिलेक्ट करदा कहा था, हम ये मानते हैं। हमने आज तक ये नहीं कहा कि हमारे फलां कोर कमांडर का घर है, फेट में है और वहां जाके हमला कर दो, उसके बीवी बच्चों को तज़हीक करो या उनकी जानों के लिए खतरा बनो। हम इदारों के साथ हैं, इदारे बनाते हैं, हम शख्सियात के खिलाफ जरूर बात करते हैं और उनके किरदार पे करते हैं कि उनका किरदार जमहूरियत के अंदर या इस मुल्क की सियासत के अंदर नहीं होना चाहिए। वो हमारे लिए नागुज़ीर है। हमारे खित्ते की सूरत हाल उनकी वजह से बरकरार है। हम उनको अपनी जानों से ज्यादा प्यार करते हैं। सर, वक्त बिल्कुल खत्म हुआ जाता। शुक्रिया अतर काज़मी साहब, आयशा आपका और हसन मुर्तज़ा साहब आपका। अपना ख्याल रखिएगा, आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक करें। बजट 2023-24 की सबसे बड़ी ट्रांसमिशन बोल एक मर्तबा फिर सबसे आगे। वजीर खजाना की बजट तकरीर की सबसे बड़ी कवरेज 62% अवाम ने देखा बोल की स्क्रीन पर। वेलकम बैक टू द बजट ट्रांसमिशन। सबसे बड़े पैनलिस्ट और रिपोर्टर्स की बड़ी टीम ने बजट के लम्हे लम्हे की अपडेट से किया बाखबर अपनी आवाम को। में यूं कह रहा हूं कि एक तरफ ये ख्वाहिश है कि लोगों को रिलीफ दी जाए, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, तो कोई ऐसा बजट दे जो पॉपुलिस्ट हो। क्योंकि बोल रखता है खबर के हर पहलू पर नजर। बोल है सबसे आगे, सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।